सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आपकी पुस्तक क्षितिज का प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों, कल हमने आपको हरिशंकर परसाई जी के बारे में बताया था। आज आइए पाठ पढ़ते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक ओपन कर लें, सभी लोग अपनी बुक खोल लें। देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। ये लेखक के वचन हैं, उसकी वो बोल रहा है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, यानी ये उनका पहनावा है। कनपटी चिपकी है, यानी पतली है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, दुबले हैं, इसका मतलब यही है। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, यानी मूछ होने के कारण ऐसा लग रहा है कि चेहरा भरा है, मोटे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो दुबले पतले हैं। ऐसी उनकी चेहरे की बनावट है। पाँव में कैनवास के जूते हैं। कैनवास यानी कपड़े के उस तरह के, है ना। कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बधे हैं। बंद क्या होता है? बंद यानी डोरी, है ना। वो बेतरतीब यानी इधर उधर, बिना व्यवस्था के, अव्यवस्थित हैं, कहने का अर्थ ये। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है ना। अगर रफली बुरी तरह से खींच खाच के अगर जूते का इस्तेमाल करते हैं, उसको बांधते हैं, तो उसमें एक गोल सी अंगूठी नुमा गोल सी पतरी लगी होती है ना, लोहे की, वो निकल जाती, टूट जाती, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तो आसानी से वो डोरी उसमें नहीं जा पाती छेदों में। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, है ना। किसी भी तरह से बांध लेना है, बस क्या करना है। तो ये स्थिति थी प्रेमचंद के जूतों की। दाहिने पांव का जूता ठीक है, उनके जो पांव में है वो जूता सही है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है ना। बाएं पांव का जूता फटा है, अर्थात मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है ना। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, यह पहनावा है, तो पहनने की कैसी होगी, अर्थात जो आम जीवन में वो पहनते होंगे। फ़ोटो खिंचवाना कोई असाधारण बात नहीं थी उस समय। आदमी पूरी तरह से सज धज कर तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाता था। लेकिन अभी भी वही है। लेकिन क्या है कि अगर फ़ोटो खिंचवाते समय इनके जूते फटे हैं, तो न जाने असल जीवन में वो कैसे होंगे, क्या पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अब लेखक एक और विचार रखता है कि इस आदमी की शायद और पोशाकें ही नहीं होंगी, तो पहनने की कैसी होगी, है ना। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है ना। शायद ये पोशाकें नहीं बदलता, यानी दिखावा नहीं करता, बार बार कपड़े नहीं बदलता है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है ना। जैसा है वैसा ही खिंच जाता है, अर्थात हर समय साधारण रहता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। साहित्यिक पुरखे यानी मुझसे पहले के साहित्यकार। पुरखा होता है पूर्वज। तो साहित्यिक पुरखा यानी चूँकि लेखक भी लेखन कार्य करता था, साहित्य रचना करता था, इसलिए वो उन्होंने इनको क्या कहा है, प्रेमचंद जी को अपना साहित्यिक पुरखा कहा, यानी हमारा साहित्यिक पूर्वज। तो कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपका जो है जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा
संकोच या झेप नहीं है। झेप मतलब शर्म, जरा भी नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अगर तुम धोती थोड़ा खींच लेते तो शायद तुम्हारी उंगली क्या हो जाती, वो छिप जाती, ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर क्या है, बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है ना। बेपरवाही यानी कोई परवाह नहीं, जैसे तुम्हें लापरवाही है, और तुम्हारे चेहरे पर विश्वास झलक रहा है, कॉन्फिडेंस झलक रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा कि तैयार हो जाइए, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, है ना। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान जो धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, है ना। कि जो मुस्कान है, चूँकि तुम ग्रामीण जीवन से संबंध रखते हो, तो तुम्हारे अंदर शायद दुख ही दुख है, और तुम उस दुख को छिपाते हुए किसी तरह धीरे धीरे मुस्कुराने का प्रयास करते ही रहे होगे। तब तक फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच दी होगी और कहा होगा ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका फ़ोटो। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, तुम्हारी यह अधूरी मुस्कान बड़ी ही अनोखी है, यानी पूरी तरह से तुम मुस्कुरा भी नहीं पाए। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये मुस्कान नहीं है तुम्हारी, ये क्या है, ये व्यंग्य है समाज पर। ये समाज का क्या है, उपहास है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है ना। खुद फ़ोटो खिंचा रहा है और हंस भी रहा है दुनिया पर। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, ज़रूरी था, है ना। न खिंचाते, कह रहे हैं कि फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि हाँ खिंचवा लीजिए, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, चल मैं आ जाता हूँ, चाहे जैसे होंगे, और बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी है ना, यानी दुर्घटना है कि आदमी के पास, मतलब क्या, कैसी विडंबना है, कैसा संयोग है। ट्रेजिडी यानी संयोग, विडंबना कैसे कि फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। ये तुम्हें कितना पीड़ा है, कितना तुम्हें दुख है, क्लेश है, तुम्हारे दर्द को महसूस करके मैं रोना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लेखक कहता है कि प्रेमचंद से कहता है कि तुम फ़ोटो का महत्व ही नहीं जानते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कहते हैं, है ना। कह रहा है कि लोग मंगनी का कोट ले लेते हैं कि अरे मुझे जाना है वर देखने, है ना, तो उसे पहन लेते हैं। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। हाँ ज़रूर, गाड़ी भाड़े पर ही तो लेते हैं बारात जाने के लिए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है ना, कि आप मेरे बगल में खड़े हो जाइए, जिससे लोगों को लगे कि ये शादीशुदा है। ठीक है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। वास्तव में तुम जूते मांग लेते किसी से अगर तुम्हारा फटा था तो। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, है ना, जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ऐसा संभव है? असंभव बात है। यानी दिखावा करते हैं लोग। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो
भी खुशबू देती है। कहने का अर्थ है कि वो फ़ोटो खिंचाते समय अच्छा दिखने का प्रयास करता है। कोई भी गंदे से गंदा व्यक्ति हो, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है तो ले लेते। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे, है ना। यहाँ टोपी और जूते का क्या किया गया है, टोपी और जूते में तुलना की गई है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, भले ही वो अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अर्थात जो ओछे लोग होते हैं ना, वो हमेशा बड़े लोगों से या फिर ईमानदार और सच्चे लोगों से सुखी और संपन्न रहें। कहने का अर्थ ये है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं, है ना। यानी एक जूते की कीमत इतनी है कि उस पर 25 टोपी मिल जाएगी। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे शायद, है ना। शायद यही कारण था। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। ये दुख मुझे ऐसे पहले कभी नहीं महसूस हुआ जितनी आज चुभ रही है, जितना आज हो रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तब तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ये बहुत विडंबना है, बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कहता है, अब समाज पे व्यंग करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, ऊपर से दिखावा है, चमक चमक है, एकदम फिट है। अंगुली बाहर निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे क्या है, तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कह रहे हैं कि कहीं अगर खुरदरी मिट्टी मिल जाती है, कंकड़ मिल जाता है, तो वो अंगूठा मेरा रगड़ खा जाता है और चोटिल हो जाता है, उसमें से खून बहने लगते हैं। अर्थात कि मैं दिखावा करने में बहुत परेशानी झेलता हूँ, लेकिन ऊपर से क्या, ऊपर से बादशाह बना रहता हूँ, शहंशाह बना रहता हूँ कि मैं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी मैं दिखावा करता रहूँगा, भले ही अंदर अंदर मैं घुट घुट कर जीऊँ। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली भले ही दिखती है, तुम वास्तविकता दिखाते हो, है ना। तुम्हें दुख है तो प्रकट है वो, लेकिन उसे छुपाते नहीं किसी के सामने। और इसीलिए तुम्हारा पाँव, तुम्हारा बाकी जो स्वास्थ्य है वो, तुम्हारी जो अन्य सामाजिक चीज़ें हैं वो क्या हैं, अच्छी हैं। सामाजिक स्थिति तुम्हारी अच्छी है, भले ही तुम गरीब हो। मेरी उंगली ढकी है ना। मैं दिखावा करता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर पंजा नीचे घिस रहा है। लेकिन उस दिखावे को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो कुछ भी मेरे पास बचा खुचा धन है उसे भी बर्बाद करना पड़ रहा है। अर्थात सुखी होने का दिखावा करना पड़ रहा है और नीचे से अपार कष्ट में झेल रहा हूँ। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तुम छुपाना नहीं जानते अपने दुख को, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। और हम क्या हो रहे हैं, हम उसी दिखावे पर क्या हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, अर्थात मर मिट रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था बच्चों। इसको आप अच्छे से सुनिए, देखिए, वीडियो को पढ़िए, और जो ना समझ में आए उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अगला वीडियो आपको आगे मिलेगा।